हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? सभी को नमस्कार। जय राम जी की जय श्री कृष्णा। 2 दिन से हमारी क्लास नहीं हो पाई पिछले, क्योंकि कई टेक्निकल कारण थे, बीच में भी बंद हो गई थी अपनी क्लास। तो आज इसको रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ, क्योंकि बीच बीच में यहाँ पर पता नहीं लाइट कैसे जा रही है, इन्वर्टर की सेटिंग नहीं हो पाई है, तो इससे नाराज मत होना। 2-4 दिन अब आपको रिकॉर्डेड वीडियो ही मिलेंगे। चलो हम अपने टॉपिक पर आते हैं। ध्यान से सुनिए, तसल्ली से सुनिए। अब तक हम माध्यिका के बारे में पढ़ रहे थे, तो माध्यिका में क्या क्या पढ़ लिया इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफली मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। तो देखिए, समझिए बात को, ध्यान दीजिए। देखो, सबसे पहली बात यह है, किसी त्रिभुज की शीर्ष से सामने की भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है। किसी त्रिभुज के शीर्ष से सामने की भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? माध्यिका कहलाती है। तो ये माध्यिका हो जाएगी, ये माध्यिका हो गई, ये माध्यिका। माध्यिकाएं जिस बिंदु पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, काटते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, वो बिंदु कहलाता है केंद्रक। ठीक है, अच्छा। फिर इसमें बात ये, कई लोगों का जो कंफ्यूजन है उसके बारे में बात करी। माध्यिका का मतलब ये नहीं है कि 90 डिग्री का कोण बनाए, या इसका मतलब ये नहीं है कि ये दोनों कोण बराबर हो। क्लियर है बात? और कहीं पर अगर ऐसा है तो इसका मतलब, जैसे ये 90 डिग्री का कोण है, इसका ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी तभी बनेगा। इसी प्रकार ये दोनों कोण बराबर तभी बनेंगे जब ये दोनों भुजाएं बराबर हो। ठीक है, अच्छा। उसके बाद हमने पढ़ा था, अगर किसी त्रिभुज की माध्यिकाएं खींची जाए तो माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती है वो बिंदु कहलाता है केंद्रक। और केंद्रक माध्यिका को 2:1 में बांटता है। केंद्रक माध्यिका को किस अनुपात में बांटता है? 2:1 में। यानी ये 2 होगा तो ये कितना हो जाएगा? 1। शीर्ष जिस साइड में होता है उस साइड में दुगना होता है, और भुजा जिस साइड में वहां पर आधा होता है, यानी 2:1 हो जाएगा। चलो, फिर हमने पढ़ा था कि किसी त्रिभुज की कोई भी दो माध्यिकाओं का योग, किसी त्रिभुज की कोई भी दो माध्यिकाओं का योग, किसी त्रिभुज की कोई भी दो माध्यिकाओं का योग तीसरी माध्यिका से अधिक होता है। जैसे हमने त्रिभुज में पढ़ा था, किसी त्रिभुज की कोई भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है, उसी प्रकार किसी त्रिभुज की कोई भी दो माध्यिकाओं का योग तीसरी माध्यिका से अधिक होता है, और कोई भी दो माध्यिकाओं का अंतर तीसरी माध्यिका से कम होता है। ठीक है, कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा, फिर और चर्चा करेंगे हम, ध्यान दीजिए। फिर हमने बात करी कि एक ही शीर्ष से जाने वाली एक ही शीर्ष से जाने वाली दो भुजाओं का योग, एक ही शीर्ष से जाने वाली दो भुजाओं का योग उसी शीर्ष से जाने वाली माध्यिका के दुगुने से ज्यादा होता है। एक शीर्ष से जाने वाली दो भुजाओं का योग उसी शीर्ष से जाने वाली माध्यिका के दुगुने से अधिक होता है। दुगुना क्यों किया? क्योंकि ये दोनों हो गई, ये दोनों भुजाएं हो गई, तो माध्यिका ने कहा आप तो दो और मैं अकेला कैसे सामना कर सकते हैं, तो भाई के तेरी जैसी और ले ले, तो इसको डबल कर दिया। तो इसको डबल कर दिया तो इसका मतलब यह है दो भुजाओं का योग, तो दो भुजाओं का जो योग है माध्यिका का छेद डबल से ज्यादा हो जाएगा। हो जाएगी बात क्लियर? अच्छा, आगे देखो और ध्यान दीजिए, समझिए बात को। अब देखिए, फिर हमने बात करी थी, अगर ये कैलकुलेशन करके हमने देख लिया था, तो हमने बात करी अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग किया जाए, यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग किया जाए तो तीनों भुजाओं का योग तीनों माध्यिकाओं के योग से अधिक होता है। तीनों भुजाओं का जो योग है तीनों माध्यिकाओं के योग से अधिक होगा। तीनों भुजाओं का योग तीनों माध्यिकाओं के योग से अधिक होगा। ठीक है, क्लियर है बात? कंफ्यूजन है किसी प्रकार का? चलो और आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए, तसल्ली से सुनिए। फिर हमने चर्चा की कि अगर किसी त्रिभुज की एक माध्यिका खींची जाए तो इससे बनने वाले दो त्रिभुज है, दोनों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। दोनों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। क्यों होगा, क्या कारण है, इसके बारे में पहले बात कर लिया। इसी प्रकार चलो ये तो कंफर्म करवाया था। फिर अगर तीनों माध्यिकाएं खींच दी जाए, अगर तीनों माध्यिकाएं खींच दी जाए तो एक त्रिभुज के 6 बराबर बराबर भाग बन जाएंगे। 6 त्रिभुज, छोटे छोटे त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। या ये बोल सकते हैं कि
प्रत्येक का भाग जो है, प्रत्येक का जो भाग है वो पूरे त्रिभुज के भाग का 1/6 होगा। ठीक है। अच्छा, फिर अगर समझिए शीर्ष से शीर्ष हटा दिया जाए, शीर्ष की साइड का हिस्सा हटा दिया, ये हटा दिया, ये हटा दिया, तो ये कंडीशन बनेगी। तो ये बनेगी, इसका ये भी तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। इसमें हमने भुजा भुजा का हिस्सा हटा दिया, तो जो बचेंगे वो तीनों आपस में बराबर होगा। क्लियर बात। तो इन तीनों का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, इनका भी तीनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। बताइए कोई दिक्कत है तो कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा, और सुनो और समझो बात को। इसी प्रकार से हमने पहले की कक्षाओं में हमने पढ़ा है मध्य बिंदुओं को, अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाया जाए तो ये चारों त्रिभुज है उनका क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा और चारों त्रिभुज सर्वांग समूह। ठीक है। अच्छा, ये मैं केवल रिवाइज कर रहा हूं थोड़ा सा। और ये त्रिभुज का केंद्रक है, बड़े वाले त्रिभुज का केंद्रक है। फिर इसकी भुजाओं के मध्य बिंदु को मिला दिया तो इसका केंद्रक भी आएगा। फिर इसकी भुजाओं के मध्य बिंदु को मिला दिया, उसका केंद्रक भी ये आएगा। फिर इसकी भुजाओं के मध्य बिंदु को मिला दिया, यानी कितनी भी भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाते जाओ, जैसे जैसे अंदर जाओगे केंद्रक वही रहेगा। केंद्रक कभी भी चेंज नहीं होगा। और केंद्रक बताया था आपको, केंद्रक को गुरुत्वीय केंद्र भी कहते हैं, ग्रेविटी सेंटर, ठीक है, या सेंट्रोइड। तो ये जो होता है, ये इस पर इसका जो पूरा वजन है वो केंद्रित होता है, इसलिए इसको गुरुत्वीय केंद्र कहते हैं। ठीक है, ग्रेविटी सेंटर कहते हैं। चलो, इनमें वही बातें हैं जो हमने लास्ट टाइम पर करी है। फिर हमने बात करी, अगर माध्यिका आपको ज्ञात करनी है तो माध्यिका ज्ञात करनी है तो जिस शीर्ष से जाने वाली माध्यिका आपको ज्ञात करनी है उन दोनों के स्क्वायर्स का टोटल डबल होगा। माध्यिका का स्क्वायर प्लस एक साइड ये ले लो चाहे ये ले लो, इसके स्क्वायर के टोटल के दुगने के बराबर। ठीक है, कैलकुलेशन करके बता दिया था, आपने चेक कर लिया होगा, दोबारा रिवाइज करके देख लीजिएगा। ठीक है। अच्छा, चलो, माध्यिका ज्ञात करना सिखाया था इसमें। एक बात और बताई थी, वो खास बात सुन लेना। समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से खींची गई माध्यिका कर्ण की आधी होती है। समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से खींची गई माध्यिका कर्ण की आधी होती है। ठीक है, और ये लंब हो जाएगा। ठीक है, ये लंब, ये मैंने कंपेयर करके बताया था, लंब की लंबाई अलग होती है और ये माध्यिका की लंबाई। तो माध्यिका तो कर्ण की आधी होगी, 13 का आधा 6.5, और ये जो लंब की लंबाई वो बताया था, इन दोनों का गुणा इन दोनों के गुणा के बराबर आएगा, तो ये आ जाएगी 60/13। ठीक, चलो, ये माध्यिका की लंबाई ज्ञात कर ली थी। ये माध्यिकाओं का क्षेत्र, माध्यिकाएं दी हुई तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। और एक बात करी थी, माध्यिकाओं के योग का 4 गुना, माध्यिकाओं के योग का 4 गुना भुजाओं के योग के 3 गुने से अधिक होता है। माध्यिकाओं के योग का 4 गुना भुजाओं के योग से के 3 गुने से अधिक होता है। फिर थोड़ा सा और देख लो, तो जो 3 था, ये 3 है, गुणा की संख्या इधर भाग में आ जाएगी तो 4/3 हो जाएगा। तो ये 4/3 आया है। अरे यार, कहां चला गया, ये 4/3 आ गया, तो 4/3, तो माध्यिकाओं के योग का 4/3 गुणा भुजाओं के योग से अधिक होता है। ये भी कर लेंगे क्लियर। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा और देखिए, अगर 4 में 3 का भाग दिया तो 1.33 आ गया, तो इसका मतलब माध्यिकाओं के योग का 1.33 गुणा भुजाओं के योग से अधिक होता है। फिर और भी देखिए, 1.33 गुणा अगर अधिक होता है, यदि 1.33 गुणा अधिक होता है तो इसका मतलब दुगुना भी अधिक होगा, 3 गुणा भी अधिक होगा। अगर 3 गुणा होता है 3 टाइम्स ऑफ m1 m2 m3 इक्वल टू इज ग्रेटर देन a प्लस b प्लस c। भाई, आप अगर किसी से बड़े हो तो आपके बड़ा भाई तो ऑटोमेटिक बड़ा हो जाएगा, उसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, कोई लॉजिक देने की जरूरत नहीं। 5 गुणा 10 गुणा 20 गुणा 100 गुणा 1000 गुणा करोड़ गुणा। ठीक है। हाँ, तो कई बार 3 लिखा हो जाएगा, कई बार 11 लिखा हो जाएगा, कई बार 65 लिखा हो जाएगा। आप कहोगे सर ने तो 4/3 ही लिखवाया था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। चलो, ये कुछ बातें हमारी हो गई हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा तसल्ली से सुनिए, ध्यान दीजिए। अब आगे और क्या क्या चर्चा करी जा सकती है, क्या क्या बातें हम लोग कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो थोड़ा सा तसल्ली से ध्यान से देखिए, समझिए बात। कोई खास बात और बतानी है, वो और क्लियर कर लेते हैं। हम चर्चा करते हैं, यदि मान लीजिए किसी त्रिभुज की 2 माध्यिकाएं, यदि किसी त्रिभुज की 2 माध्यिकाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटें, किसी त्रिभुज की 2 माध्यिकाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पर अगर काटती है, ठीक है, तो
उनकी कोई खास बात है जो एग्जाम में पूछी जाती है, तो ध्यान से सुनिए। जैसे तो देखिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करिएगा। ये कोई त्रिभुज है आपका और इस त्रिभुज की दो माध्यिकाएं खींची गई है। एक माध्यिका तो ये समझो और दूसरी जो माध्यिका है वो ये मान लीजिए, ये दोनों माध्यिकाएं हैं, ठीक है। और दोनों माध्यिकाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हैं, प्रतिच्छेद करती है 90 डिग्री। किस पर प्रतिच्छेद करती है? 90 डिग्री पर। तो हमें देखना है कि इन तीनों भुजाओं में माध्यिका और भुजा में क्या रिलेशन है, इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, ध्यान से सुनना। ये बीई है और ये है सीएफ, बीई और सीएफ, ठीक है। और माध्यिकाएं जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है वो बिंदु कहलाएगा जी। माध्यिकाएं जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है वो कौन सा बिंदु कहलाएगा? जी कहलाएगा। तो केंद्रक माध्यिका को 2:1 में बांटेगा, इसका मतलब ये 2 है तो ये 1 हो जाएगा। अगर ये 2 है तो कितना होगा? 1। यानी ये 2x है तो ये 1x हो जाएगा, ये 2y है तो ये 1y हो जाएगा। हो जाएगी बात क्लियर? ये 2y है तो 1y, ये 2x है तो 1x, ठीक है। अच्छा, तो देखो तसल्ली से बात सुनिएगा, ध्यान से समझो। अगर मान लो इस लंबाई की बात करें तो आप ये बताओ मेरे को, ये और ये 90 डिग्री पर काटता है, 90 डिग्री पर काटता है तो लंबी स्क्वायर आधार स्क्वायर बराबर क्या जाएगा? कर्ण स्क्वायर आएगा। लंबी स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर क्या आएगा? कर्ण स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब है 2x का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर बराबर हो जाएगा BC का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, तो 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 आ जाएगा, दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो 4 कॉमन आएगा तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर हो जाएगा BC स्क्वायर, ठीक। अच्छा, 4 गुणा में इधर किस में आएगा? भाग में आएगा, तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर हो जाएगा BC स्क्वायर बटे 4, ठीक है। अच्छा, एक काम और समझो, ध्यान से सुनिए। ये 3x लंबाई है पूरी माध्यिका की, ये लंबाई 3y है, ये 3x और ये 3y है। और अगर माध्यिका का स्क्वायर होगा तो 9y स्क्वायर होगा, तो इसका मतलब है 9x स्क्वायर और 9y स्क्वायर होगा, ठीक है। तो अगर इसके साथ 9 लग जाए तो माध्यिका बनने की संभावना बनेगी। क्लियर बात? तो एक काम करता हूं, पूरी इक्वेशन को 9 से मल्टीपल कर देता हूं, तो ये भी 9 से मल्टीपल कर देंगे, ये भी 9 से मल्टीपल कर देंगे, ये भी 9 से मल्टीपल कर देंगे, ठीक है। अच्छा, तसल्ली से सुनिए। तो ये तो आ जाएगा 3x का होल स्क्वायर और ये आ जाएगा 4y का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, और ये 9 BC स्क्वायर। थोड़ा सा और तसल्ली से देखो मेरी बात। 3x की लंबाई है क्या? BE माध्यिका है, मैं इसको M1 माध्यिका बोल देता हूं। कौन सी माध्यिका बोल दी? M1। और ये 3y है, ये 3y है जी, है ना। तो 3y है तो 3y का स्क्वायर, तो 3y ये वाली माध्यिका हो गई, मान लो ये माध्यिका M2 है तो M2 स्क्वायर। और ये जो 4 है ये 4 बटे में है, ये 4 नीचे कहां जाएगा? ऊपर आएगा, जो 4 नीचे वो कहां जाएगा? ऊपर। तो मैं यहां पर लगा देता हूं इसको 4 और बराबर आ जाएगा 9 BC स्क्वायर। कितना आ जाएगा? 9 BC स्क्वायर। तो एक बात ध्यान दीजिए, दो माध्यिकाएं अगर 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटती हैं, ध्यान से सुनना, दो माध्यिकाएं यदि एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हैं तो उनमें दो बहुत खास चीजें जो पूछी जाती हैं कि दोनों माध्यिकाओं के वर्गों के योग का 4 गुना, दोनों माध्यिकाओं के वर्गों के योग का 4 गुना, दोनों माध्यिकाओं के शीर्षों को मिलाने वाली भुजा के वर्ग के 9 गुणे के बराबर होता है, ठीक है। खैर सवाल लेंगे आगे चल करके तो और ज्यादा क्लियर कर पाएंगे चीजों को। तो देखिए सुनिए बात को और समझने की कोशिश करिएगा, थोड़ी सी चर्चा और करते हैं। देखो तो बात समझने की कोशिश करिए, इसको थोड़ा सा आगे और बढ़ाएं। अगर मान लो आप ये करें लंबी स्क्वायर प्लस आधारी स्क्वायर, लंबी स्क्वायर प्लस आधारी स्क्वायर बराबर आ जाएगा कर्ण स्क्वायर। ध्यान दीजिए, लंबी स्क्वायर प्लस आधारी स्क्वायर बराबर आ जाएगा कर्ण स्क्वायर।
तो 2x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या जाएगा, BF स्क्वायर। ठीक है, अच्छा तो देखो ध्यान देना, ये तो आ गया 4x स्क्वायर और ये आ गया वाई स्क्वायर। ठीक है, BF है तो F इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। F है AB का मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट है इसका मतलब है BF है वो AB का आधा है। भाई ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर, तो BF है AB का आधा है। ये बात AF के लिए भी कर सकते थे, BF के लिए भी कर सकते हो। तो BF है वो आधा है किसे, AB से, तो यह आ जाएगा AB बटे 2। हो गई बात क्लियर। और हंसी मुस्कुराहट है या नहीं है चेहरे पर, मुस्कुराहट बनाए रखें, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ठीक है, अच्छा आगे देखो और सुनो बात को, तसल्ली से देखिएगा। तो अब आगे अगर और चर्चा करी जाए इस त्रिभुज को लेकर के, चलो AB स्क्वायर बटे 4 तो मैं लिख देता हूं इसमें, AB स्क्वायर बटे 4 और ये 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। थोड़ा सा और देखो, अगर मान लीजिए इधर से बात करें तो ये भी तो समकोणी तो है, तो लंबी स्क्वायर प्लस आधारी स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर आ जाएगा, EC आ जाएगा। और EC किसका आधा है, AC का आधा है। EC है वो AC का आधा है, तो इसमें भी मैं कर देता हूं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये y का स्क्वायर यहाँ पर 2y का स्क्वायर है, मतलब 4y स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, y का स्क्वायर y स्क्वायर बराबर। तो देखो इन दोनों का स्क्वायर का टोटल करेंगे, किसके स्क्वायर के बराबर, AC के स्क्वायर के बराबर, तो आ जाएगा AC स्क्वायर, या जाएगा AC स्क्वायर। कोई परेशानी वाली बात है, कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा तो देखो जी ध्यान दीजिए, ये EC है वो AC का आधा है। EC किसका आधा है, AC का आधा है। तो देखो x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, तो इसकी जगह लिखेंगे AC बटे 2। क्या लिख देंगे, AC बटे 2। और AC बटे 2 लिखोगे, इसका मतलब है AC स्क्वायर बटे 4। AC स्क्वायर बटे 4, 4 नीचे कहां जाएगा, ऊपर। 4 नीचे है कहां चला जाएगा, ऊपर आ जाएगा, तो आ जाएगा 4x स्क्वायर, सॉरी चलो बाद में कर लेते हैं 4 वाला काम। पहले देखिए एक इक्वेशन तो आपकी ये है और एक इक्वेशन ये है, मैं दोनों को ऐड कर देता हूं। दोनों को ऐड करेंगे, पहली इक्वेशन में दूसरी को ऐड कर देता हूं, तो 4x स्क्वायर तो ये हो गया, 1x स्क्वायर ये हो गया, कितना हो जाएगा 5x स्क्वायर। और 1y स्क्वायर तो ये हो जाएगा 4y स्क्वायर ये हो गया, ये आ जाएगा 5y स्क्वायर। ठीक है, अच्छा AB स्क्वायर बटे 4 और AC स्क्वायर बटे 4, तो आप लिख सकते हो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बटे 4। कोई दिक्कत है किसी प्रकार की, थोड़ा सा प्यार से कैलकुलेशन और करो। देखो ध्यान दीजिए, ये 4 नीचे है कहाँ आएगा, ऊपर आ जाएगा। ये 4 नीचे है कहाँ जाएगा, ऊपर। अच्छा थोड़ा सा ध्यान देना, पहले 5x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, अच्छा बराबर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। थोड़ा सा ध्यान दीजिए एक बार, आप बताओ मेरे को, ये BC है, ठीक है, ये मध्य बिंदु है, ये भी मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर और उसकी आधी होती है। किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर और उसकी आधी होती है। इसका मतलब ये है ये आ जाएगा BC बटे, तो FE है उसकी जगह आ जाएगा BC बटे 2। और ये x स्क्वायर और y स्क्वायर दोनों का टोटल ही तो है, ये इन दोनों का स्क्वायर का टोटल करेंगे तो ये आएगा। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, उसकी जगह क्या लिख सकते हो, देखो ध्यान दीजिए एक बार, मैं वापस से लिख रहा हूं इसको, अगले पेज में कर लेते हैं काम। आपने पास लाइन थी 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर, ठीक है, और क्या था AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बटे 4, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बटे 4, ठीक है। अच्छा देखो 5 आ जाएगा दोनों में कॉमन, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बटे 4। थोड़ा सा तसल्ली से देखो एक बार, x स्क्वायर में वाई स्क्वायर जोड़ेंगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर में वाई स्क्वायर जोड़ेंगे तो BC बटे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, BC बटे 2 का स्क्वायर, और BC बटे 2 का स्क्वायर होगा, इसका मतलब है
BC का स्क्वायर, BC स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, बराबर हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, इसके बटे में भी क्या है 4 है, ये 4 से 4 कट जाएगा। तो देखिए समझिए बात को, ये आएगा 5 BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, 5 BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ठीक है, कर पाएंगे कैलकुलेशन, कोई दिक्कत है किसी प्रकार की? तो कहने का मतलब ये है जी कि अगर किसी त्रिभुज की बात करें, यदि किसी त्रिभुज की बात करें और उस त्रिभुज की अगर माध्यिकाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हैं, किसी त्रिभुज की माध्यिकाएं अगर एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हैं, तो 90 डिग्री पर अगर काटती हैं तो जिन भुजाओं पर ये काटती हैं उनके वर्गों का योग शेष भुजा के वर्ग से 5 गुना होता है। इन दोनों के वर्गों का योग शेष भुजा के वर्ग से 5 गुना होता है। ठीक है, क्लियर है बात? इससे रिलेटेड पिछले दिनों के एक सवाल भी पूछा गया था, एग्जैक्टली मेरे को संख्या ध्यान में नहीं है, लेकिन ये 10 सेंटीमीटर और ये 13 सेंटीमीटर ऐसे कुछ था, और दोनों पर माध्यिकाएं, सॉरी इसकी माध्यिका और इसकी माध्यिकाएं, दोनों माध्यिकाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पर काट रही थी, दोनों माध्यिकाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पर काट रही थी। तो ये देखिए A, B और C, तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू 5 टाइम BC स्क्वायर, तो BC स्क्वायर पूछ लेता है ये, तो बस कैलकुलेशन करने का रास्ता यही है। AB है तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा, AC है तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ BC स्क्वायर। ठीक है, अच्छा 13 का स्क्वायर 169, 10 का स्क्वायर 100, 169 और 100 कितना हो जाएगा 269 हो जाएगा, और 269 है बराबर 5 BC स्क्वायर। ठीक है, आगे देखिए और सुनिए बात, ये 5 गुणा में इधर किस में आएगा भाग में आ जाएगा, 5 गुणा में इधर किस में आएगा भाग में आएगा। ठीक, अच्छा तो देखिए 269/5 बराबर जाएगा BC स्क्वायर, अच्छा सॉरी स्क्वायर इसका वर्गमूल में हो जाएगी, तो रूट 269/5 बराबर आ जाएगा BC की वैल्यू, तो BC की जो वैल्यू आएगी रूट 269/5। कर पाएंगे कैलकुलेशन? बताइए कोई दिक्कत है तो? अच्छा चलो, अब देखिए, अब हमने जो भी केंद्र पढ़े, हमने जो भी केंद्र पढ़े हैं उनके केंद्रों से रिलेटेड कुछ सवाल हैं जिनका मैं स्पीड टेस्ट आपसे करवा रहा हूं। जो बातें हमने पढ़ी है उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, तो ध्यान से सुनिए। उसकी एक स्पीड टेस्ट है जो मैं आपको करवा रहा हूं, तो वो वही 5-5 सेकंड के अंतराल से ले रहे हैं हम। ठीक है, तो साथ साथ करते रहिएगा, जितनी स्पीड से कर सकते हो और जितनी एक्यूरेसी से कर सकते हो उतना आप करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो मैं निकाल रहा हूं इसके अंदर से, ध्यान दीजिए। देखिए, अब केंद्र के बाद हम पढ़ते हैं लंब केंद्र के बारे में। केंद्र के बाद हम बात करेंगे लंब केंद्र की। तो लंब केंद्र में क्या है इसके बारे में बात करते हैं। क्या लंब केंद्र होता है? लंब केंद्र ऑर्थो सेंटर, लंब केंद्र होगा ऑर्थो सेंटर। ठीक है, अच्छा आगे देखिए, ध्यान दीजिए। जिस प्रकार से केंद्रक पढ़ने के लिए माध्यिका की जरूरत थी, मीडियन की जरूरत थी, उसी प्रकार लंब केंद्र पढ़ने के लिए शीर्ष लंब की जरूरत है, एल्टीट्यूड की जरूरत है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शीर्ष लंब के बारे में। शीर्ष लंब, एल्टीट्यूड। तो देखिए समझिए बात को, शीर्ष लंब क्या होता है
किसी त्रिभुज के शीर्ष से सामने की भुजा के मध्य किसी त्रिभुज के शीर्ष से सामने की भुजा पर डाला गया जो लंब है वो शीर्ष लंब कहलाएगा। किसी त्रिभुज के शीर्ष से सामने की भुजा पर जो डाला गया लंब है वो क्या कहलाएगा? शीर्ष लंब। देखिए सुनिए बात को, ध्यान देना। ये कोई त्रिभुज है अपना। अगर मान लो आपने क्या किया, इससे इस पर लंब डाला है, ये लंब डाल दिया, ठीक है। शीर्ष से सामने की भुजा पर 90 डिग्री का कोण बनाया, वो क्या हो जाएगा? शीर्ष लंब हो जाएगा। उसी प्रकार शीर्ष से सामने की भुजा पर अगर मान लीजिए ये लंब डाल दिया आपने, ठीक है, और इसी प्रकार इस त्रिभुज के शीर्ष से सामने की भुजा के मध्य सामने की भुजा पर जो लंब डालेंगे वो शीर्ष लंब हो जाएगा। क्लियर है बात? जिस प्रकार से माध्यिकाएं एक ही बिंदु से गुजर रही थी उसको केंद्रक बोल रहे थे, भुजाओं के लंब समद्विभाजक जिस बिंदु से जा रहे थे उसको परिकेंद्र बोल रहे थे, कोणों के अर्धक जिस बिंदु से जा रहे थे उसको अंतःकेंद्र बोलते हैं, दो बहिष्कोणों के अर्धक जिस बिंदु से जा रहे थे उसको बहिष्केंद्र बोल रहे थे, ठीक है। उसी प्रकार शीर्ष लंब जिस बिंदु से होकर के गुजरेंगे, शीर्ष लंब जिस बिंदु से होकर के गुजरेंगे उसको हम बोलेंगे लंब केंद्र। क्या बोल देंगे जी? लंब केंद्र होगा, ऑर्थो सेंटर। अब जैसे पिछले जो केंद्र पढ़े उनमें जो बातें करी वही बातें हम यहां पर करेंगे। क्या कि क्या गारंटी है तीनों लंब केंद्र एक ही बिंदु से जाएं? ऐसा भी तो हो सकता है कि ये लंब खींच दिया, ये लंब खींच दिया, लेकिन तीसरा लंब मान लो इधर से चला जाए, ऐसा कुछ होता हो तो क्या ऐसा नहीं हो सकता? तो देखिए ये बात कंफर्म करने के लिए मैं बता देता हूं, ध्यान से सुनना, बहुत खास बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए जी, जैसे ये कोई त्रिभुज है अपना, ठीक है। अब हम चाहते हैं, थोड़ा बड़ा बना दिया हमने इसको, ये कोई त्रिभुज है और इस त्रिभुज के जो शीर्ष लंब हैं वो क्या होंगे? संगामी होंगे, कंकरंट होंगे, एक ही बिंदु से गुजरने वाले होंगे। तो इसका कैसे पता लगेगा? ये देखिए, समझिए बात को। जैसे ये शीर्ष है, उसके सामने ये शीर्ष है, सामने की भुजा पर डाला गया लंब शीर्ष लंब हो जाएगा। इस त्रिभुज के शीर्ष से सामने की भुजा पर जो लंब डाला है वो शीर्ष लंब हो जाएगा, ठीक है। अब हमें ये एक बात कंफर्म करनी है कि जो तीसरा शीर्ष लंब है, ये जो लंब खींचेंगे वो लंब भी इसी बिंदु से पॉइंट से होकर के जाएगा। ये अपने को प्रूव करना है, कंफर्म करना है, ठीक है। तो ये कैसे करेंगे इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं, ध्यान से समझिए। अब अगर हम बात करें तो देखो, एक काम करते हैं, ये जो लाइन है इस लाइन के पैरेलल एक लाइन खींचो, समांतर लाइन खींच दीजिए, इसके समांतर एक रेखा खींच दी। तो देखिए इसके समांतर एक रेखा मैंने खींच दी, ठीक है। किसके समांतर खींचिए? इस लाइन के समांतर एक रेखा खींचिए, और फिर ये जो लाइन जा रही है इसके समांतर एक लाइन और खींच दीजिए। हो गई बात क्लियर? अच्छा, फिर इसके समांतर और रेखा खींच देते हैं। तो इसके समांतर ये लाइन खींची हमने, इसके समांतर हमने ये लाइन खींची, इसके समांतर ये लाइन खींच दी, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा समझिए बात को, ध्यान दीजिएगा। ये बिंदु, ये त्रिभुज है एबीसी, मान लो ये है PQR। अब थोड़ा सा तसल्ली से देखना एक बार, आप ये बताओ मेरे को, ये लाइन इसके पैरेलल है क्या, समांतर है क्या? समांतर खींची थी। ये वाली लाइन इसके समांतर है क्या? ये भी समांतर है। तो आमने सामने की भुजाएं समांतर, इसका ये समांतर चतुर्भुज हो गया। कैसा चतुर्भुज हो गया? समांतर चतुर्भुज हो गया। और समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं।
इसका मतलब ये मान लीजिए अगर इसकी लंबाई x है तो डेफिनेटली इसकी लंबाई भी क्या होगी x। अब आपके दिमाग में एक बात आएगी, आप कहोगे साहब समांतर चतुर्भुज आपने पढ़ा ही नहीं अभी तक, ठीक है, तो हमें कैसे पता रहेगा? कोई बात नहीं है। तो समांतर चतुर्भुज अगर आपने नहीं पढ़ाया तो आपके दिमाग में एक प्रश्न हो सकता है कि ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है, समांतर चतुर्भुज हो गया, ठीक है। समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। अब आप ये कहोगे कि जी हमें कैसे पता लगेगा कि समांतर चतुर्भुज? आपने समांतर चतुर्भुज पढ़ाया ही नहीं है, ठीक है, समांतर चतुर्भुज आपने नहीं पढ़ाया, ठीक है। तो मैं आपको इस बात को दूसरे तरीके से समझा देता हूँ। भाई ऐसा कोई चतुर्भुज है जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर है, आप नहीं जानते, वैसे तो ऐसे अनजान मत बनो, नहीं परेशानी आएगी, ठीक है। ये बातें बता दूंगा मैं सारी, लेकिन फिर भी ये सोच लो थोड़ी देर के लिए, आपको पता नहीं इसका नाम क्या है, लेकिन इस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समांतर है, आमने सामने की भुजाएं समांतर है। तो अगर मैं मेरी तरफ से एक डायगोनल खींच दूं, इसमें विकर्ण खींच दूं, तो देखो समझिए बात को, ध्यान दीजिए, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, अल्टरनेट एंगल हो जाएगा, और ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर, ये भी अल्टरनेट एंगल हो गई। क्लियर है बात? तो ये दो कोण और उनके बीच की भुजा, दो कोण और बीच की भुजा के बराबर है, तो दोनों त्रिभुज हो जाएंगे सर्वांगसम, दोनों त्रिभुज होंगे सर्वांगसम। क्लियर है बात? और सर्वांगसम है तो सब कुछ बराबर होगा, सर्वांगसम है तो इसका मतलब सब कुछ बराबर होगा, सब कुछ बराबर होगा, इसका मतलब ये भुजा इसके बराबर होगी, ये भुजा इसके बराबर होगी। क्लियर है बात? तो ध्यान रखिए, समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये x है तो ये भी क्या होगा? x। इसी प्रकार ये देखो, ये भी दोनों समांतर है, ये भी दोनों समांतर, इसका ये भी समांतर चतुर्भुज हो गया, और समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। तो ये x है तो ये भी क्या होगा? x हो गया। अब आप बताइए, ये लंबाई x है, ये लंबाई x है, इसका मतलब ये है, ये a है, वो मध्य बिंदु है। कौन सा बिंदु हो गया? मध्य बिंदु हो गया। और मध्य बिंदु हो गया, इसका मतलब इस लाइन को आप मान लीजिए, ये बिंदु D था, ये बिंदु E, तो आप ये समझ लीजिए जो AD है, DA है, वो समद्विभाजक है। इसका क्या है? समद्विभाजक। इस लाइन का PQ का समद्विभाजक है, बराबर दो भागों में बांट रहा है, ठीक है। अच्छा, और ध्यान से समझिए बात को, और आप ये बताओ मेरे को, ये तो लंब डाला ही था आपने, दो समांतर रेखाओं को अगर कोई तिर्यक रेखा काटती है, दो समांतर रेखाओं को यदि कोई तिर्यक रेखा काटे, ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करे, तो इनके बीच बने इंटरनल जो एंगल हैं, इनका टोटल 180 होगा, 180 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है बात? तो इन दोनों का टोटल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो दोनों समांतर रेखाएं हैं, इसका मतलब इन दोनों कोणों का योग 180 होगा, 180 में 90, इसका ये भी 90 होगा, और ये 90 होगा, इसका ये लंब भी है, लंब भी है और समद्विभाजक भी है, इसका मतलब ये लंब समद्विभाजक है। क्या है? लंब समद्विभाजक। ध्यान देना, एडी जो है, मेरी बात सुनना ध्यान से, जो आपका एडी है वो त्रिभुज एबीसी के लिए तो है, त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर दो त्रिभुज है अपने पास दो त्रिभुज हैं, तो दोनों त्रिभुजों में दो त्रिभुज है, एक तो एबीसी और एक त्रिभुज है पीक्यूआर, ठीक है। दोनों त्रिभुजों के लिए एडी, जो एडी है, एबीसी जो त्रिभुज है उसके लिए तो शीर्ष लंब है। क्या है? शीर्ष लंब। और वो ही लाइन इस जो पीक्यूआर त्रिभुज है उसके लिए है लंब समद्विभाजक। ये कि ये लाइन इसके लिए क्या है? लंब समद्विभाजक। सही बात है? तो लंब समद्विभाजक है ये, समझ गए बात को? तो ये है लंब समद्विभाजक, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और इसके लिए है एल्टीट्यूड। ए की लाइन जो इस त्रिभुज के लिए शीर्ष लंब है, बड़े वाले त्रिभुज के लिए लंब समद्विभाजक है। तो शीर्ष लंब का तो मालूम नहीं, क्यों शीर्ष लंब तो अब पढ़ रहे हैं हम, लेकिन लंब समद्विभाजक तो पहले पढ़ चुके हैं। और किसी त्रिभुज के लंब समद्विभाजक एक फिक्स बिंदु से गुजरते हैं, और उस बिंदु को कहते हैं केंद्रक, क्या सॉरी परिकेंद्र, उसको क्या कहते हैं? परिकेंद्र, सरकम सेंटर। क्लियर है बात? तो अब बात है, वो तो है परिकेंद्र हो जाएगा, लंब समद्विभाजक इस बिंदु से गुजरेंगे, ठीक है। तो लंब समद्विभाजक
संगामी होते हैं, एक ही बिंदु से होकर गुजरते हैं। लंब समद्विभाजक है वो संगामी होते हैं। और ये जो लंब समद्विभाजक है यहाँ पर क्या है, शीर्ष लंब है। इसका ये लंब समद्विभाजक है, ये का ये है, इसका मतलब जो शीर्ष लंब है वो ही लंब समद्विभाजक है, वो है अलग त्रिभुज का लेकिन है वो। क्लियर है बात? तो इसका मतलब आपको एक बात बोलनी चाहिए, वो ये बोलेंगे कि ये जो इसका लंब समद्विभाजक है वो इसका क्या है, शीर्ष लंब है। तो लंब समद्विभाजक संगामी है, इसका मतलब शीर्ष लंब भी क्या होंगे, संगामी होंगे। इसका मतलब शीर्ष लंब एक ही बिंदु से होकर के गुजरेंगे, शीर्ष लंब एक ही बिंदु से होकर के गुजरेंगे। बात समझ में आ गई? क्लियर है बात? तो देखो ध्यान दीजिए, ये जो पॉइंट है, मान लीजिए इस पॉइंट का नाम है ओ। क्या है? ओ। तो ये है इस त्रिभुज के लिए, तो एबीसी त्रिभुज के लिए तो क्या है, एबीसी त्रिभुज के लिए तो लंब केंद्र है, और पीक्यूआर त्रिभुज के लिए क्या है, परिकेंद्र है। बात समझ गए? एक ही बिंदु के दो नाम है। अगर त्रिभुज एबीसी का अध्ययन कर रहे हो तो ये जो बिंदु है वो क्या हो जाएगा, लंब केंद्र हो जाएगा, और ये जो त्रिभुज है उसके लिए यही बिंदु क्या कहलाएगा, परिकेंद्र कहलाएगा। बात समझ में आ गई? कर लेंगे कैलकुलेशन, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, कई जगह कई प्रकार से हम काम में लेंगे इसको, तो ध्यान से समझ लीजिएगा, पता होना चाहिए इस बात का। ठीक है? अच्छा, तो बात ये है, तसल्ली से सुन लीजिए, अगर किसी त्रिभुज की समांतर इस प्रकार से लाइनें खींची तो इससे जो वृत्त ये त्रिभुज बनेगा उसका परिकेंद्र और इसका लंब केंद्र दोनों एक ही बात है। ठीक है? अच्छा, बताइए कोई दिक्कत है तो कर लेंगे कैलकुलेशन। उल्टा और सीधा दोनों साइड से होगा ये। उल्टा सीधा कैसे? जैसे पहले तो हमने क्या किया, ये त्रिभुज बनाया एबीसी, और इसका लंब खींच दिया, इसका लंब खींच दिया और इसका लंब खींच दिया। ठीक है? अच्छा, और उसके बाद ये लाइन इसके समांतर खींची, ये लाइन इसके समांतर खींच दी, ये लाइन इसके समांतर खींच दी। ये मान लीजिए पी क्यू आर है। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मान लीजिए ओ बोल रहे हैं, तो ओ है त्रिभुज एबीसी के लिए, त्रिभुज एबीसी के लिए तो क्या है, लंब केंद्र है, ऑर्थो सेंटर है, ऑर्थो सेंटर। ठीक है? और त्रिभुज एबीसी के लिए तो हो गया ऑर्थो सेंटर, और यही बिंदु सेम ये का यही बिंदु अगर त्रिभुज पीक्यूआर की बात करें तो पीक्यूआर के लिए क्या हो जाएगा, त्रिभुज पीक्यूआर के लिए जो है क्या हो जाएगा, परिकेंद्र हो जाएगा। ठीक है? कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा, अब देखिए इसको उल्टी साइड से भी ले लो। अगर मान लो कोई त्रिभुज है और लंब समद्विभाजक खींच दिया, इसका लंब समद्विभाजक खींच दिया, इसका लंब समद्विभाजक खींच दिया, और ये भी लंब समद्विभाजक खींच दिया। समझ गए बात को? क्या है, मान लो एक्स वाई जेड ले लिया, और ये परिकेंद्र है, मान लीजिए सरकम सेंटर है सी, इसका परिकेंद्र क्या है, सी। आप मेरे को एक बात बताइए, ये इसका मध्य बिंदु है, ये इसका मध्य बिंदु और ये इसका मध्य बिंदु है। अगर इन मध्य बिंदुओं को आप मिला देते हो तो इस त्रिभुज के लिए लंब केंद्र हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? पहले तो इस त्रिभुज से इसमें गई, अब की बार इस त्रिभुज से इसमें आ गए, बात वही है। तो देखो ये एक्स वाई जेड है, और इसमें मैं बोल दूं एल एम एन, तो ये जो सी बिंदु है वो त्रिभुज एल एम एन के लिए तो क्या हो गया, लंब केंद्र हो गया, और त्रिभुज एक्स वाई जेड के लिए क्या हो गया, परिकेंद्र हो गया। ये बात आपको समझनी पड़ेगी, कुछ सवालों में काम में लूंगा तो पूरी बात और क्लियर हो जाएगी, समझ में आ जाएगी आपको। ठीक है? अच्छा, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिए, कई बातें और करनी है, खट्टी मीठी बातें करनी है अपने को। ये अपना त्रिभुज है। ठीक है? अच्छा, और देखिए सुनिए बात को, जैसे एक लंब ये खींच दिया, ये लंब खींच दिया,
तीनों लंब खींचे, ये ए बी सी है, डी ई एफ है, तीनों के तीनों लंब हैं, ये भी लंब है, ये भी लंब है और ये भी लंब है। ठीक है। अच्छा, अब मेरी बात सुनो ध्यान से। ये जो त्रिभुज है, अगर मैं ए बी डी की बात करूं, ए बी डी त्रिभुज की बात करूं, तो ए बी डी त्रिभुज में अगर बात करें तो 90 डिग्री का, 90 डिग्री के कोण के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। और कर्ण पता है समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। कर्ण समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। आप कहोगे जी सबसे बड़ी भुजा कैसे हो गई? तो सबसे बड़ी भुजा इसलिए हो गई क्योंकि सबसे बड़े कोण के सामने के बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी, छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी हो जाएगी। क्लियर है बात? तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी, छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी। इससे अगर इस त्रिभुज की बात करें तो देखो समझिए बात को, ये जो ए बी है वो बड़ी रहेगी किससे? एडी से। ए बी बड़ी है एडी से। ठीक। अच्छा, और समझो और ध्यान देना। अब मैं इस त्रिभुज की बात करूं तो बी सी बड़ी है किससे? बीई से। बी सी बड़ी है बीई से। बी सी है वो बड़ी है किससे? बड़ी है ये 90 डिग्री का कोण ही तो है, तो कर्ण हो जाएगा। तो बी सी कर्ण है तो इसका मतलब बड़ा है किससे? बी से। चलो और देखिए, ध्यान दीजिए, क्या ले लिया? सी एफ ले लेते हैं। और ये जो ए सी है ये बड़ी है किससे? सी एफ से। इस त्रिभुज की बात करें तो ये कर्ण हो जाएगा, तो ए सी बड़ी रहेगी किससे? सी एफ से। अब अगर तीनों भुजाओं, तीनों जो असमीकाएं उनको अगर जोड़ देते हैं आप, तो आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज ग्रेटर देन ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ। ठीक है, क्लियर है बात? अच्छा, तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग माध्यिकाओं के योग से अधिक है। तीनों भुजाओं का योग शीर्ष लंबों के योग से अधिक होता है। योग से अधिक होता है। ऐसी बात पहले भी पढ़ी थी क्या? पहले भी पढ़ी थी हमने ऐसी बात। क्या पढ़ी थी पहले? पहले पढ़ी थी हमने कि तीनों भुजाओं का योग माध्यिकाओं के योग से अधिक होता है। अब तीनों भुजाओं का योग शीर्ष लंबों के योग से अधिक होता है। क्लियर है बात? कर पाएंगे कैलकुलेशन? चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए, अगर मान लीजिए आप एक त्रिभुज ले लीजिए, एक त्रिभुज ये लिया हमने, ये दूसरा त्रिभुज ले लिया और ये तीन त्रिभुज अपने पास। अगर तीनों त्रिभुजों के शीर्ष लंब खींचे, ध्यान दीजिए, तीनों त्रिभुजों के अगर शीर्ष लंब आप खींचते हो तो क्या सिचुएशन होगी? देखो, ये तो न्यून कोण त्रिभुज है, तो न्यून कोण त्रिभुज का जो शीर्ष लंब खींच रहे हैं हम, देखो एक तो शीर्ष लंब ये खींच दिया, एक ये खींच दिया, एक ये खींच दिया। ठीक है, ये न्यून कोण त्रिभुज है, इसका शीर्ष लंब खींच दिया और ये लंब केंद्र हो जाएगा इसका। अगर इस त्रिभुज की बात करें, ध्यान से सुनना, अगर इस त्रिभुज की बात करें तो इसका शीर्ष लंब कहां से जाएगा?
भाई लंब तो इधर ही आएगा, ऐसे थोड़ी किधर आ जाएगा, यही साइड आ जाएगा। क्लियर है बात? इसी प्रकार तो ये आगे तक आ जाएगा ऐसे। और अगर इसका शीर्ष लंब खींचोगे तो इधर आ जाएगा, इसका शीर्ष लंब खींचोगे तो इधर चला जाएगा। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि जो न्यून कोण त्रिभुज है, न्यून कोण त्रिभुज है, उसका जो लंब केंद्र है वो कहां पर है? भीतर है। न्यून कोण त्रिभुज का जो लंब केंद्र है वो कहां पर है? भीतर है। ठीक है। और समकोण त्रिभुज का जो लंब केंद्र है, ये समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र है क्या? तो समकोण त्रिभुज का जो लंब केंद्र है वो समकोण बनाने वाले शीर्ष पर। कहां पर है? समकोण बनाने वाले शीर्ष पर। किया जाएगा समकोण बनाने वाले शीर्ष पर। ठीक है, हो गई बात क्लियर? कोई दिक्कत है किसी प्रकार की? आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। अब और बात करते हैं। अगर इसके शीर्ष लंब की बात करें, ये अधिकोण त्रिभुज हो गया। कौन सा त्रिभुज हो गया? अधिकोण त्रिभुज। तो अधिकोण त्रिभुज है, उसका शीर्ष लंब क्या होगा? तो थोड़ा सा प्यार से देखना एक बार। देखो ये है ए बी सी। ठीक है। अब जैसे मान लो इससे लंब डालें आप। अब लंब इधर, तो अगर आप इधर खींचोगे तो क्या लंब हो जाएगा? ये लंब तो होगा ही नहीं इधर से। तो लंब डालने के तो इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। समझ गए बात को? इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो पहले तो इसको मैं आगे बढ़ाता हूं, ध्यान से देखो। तो इस लाइन को मैंने क्या कर दिया है? आगे बढ़ा दिया। ये लो मैंने आगे बढ़ा दिया। ठीक है। और इसको अब यहां से लंब आ जाएगा, तो लंब खींच देता हूं। ये मान लीजिए लंब आ गया इसका। ठीक है, खींच दिया लंब, इसका लंब खींच दिया, इस भुजा को आगे बढ़ा दिया, ये लंब खींच दिया। ठीक है। अच्छा, और सुनो और ध्यान देना। फिर अगर आगे और बात करें तो देखो, इससे तो लंब डाल दिया, अब इससे लंब डालना चाहते हैं तो इससे लंब डालेंगे। किस पर डालना चाहते हैं? इससे जो लंब डालेंगे वो किस पर डालेंगे? सामने की बजाय इस पर डालेंगे। तो इसको आगे बढ़ा देते हैं। तो आगे बढ़ाएंगे तो देखिए, ध्यान दीजिए, बात को सुनो। ये लो, इसको मैं आगे बढ़ा देता हूं। ये लो, इसको आगे बढ़ा दिया है। ठीक है। अच्छा, और इस पर अगर लंब डाल दिया तो यहां से ये लो, इस पर ये लंब नहीं हुआ। चलो, ये मेरे को लंब सा लग रहा है। ठीक है, हो जाएगी बात क्लियर? लंब आ गया है। और अगर तो आप कहोगे तो टकराए नहीं। ठीक है, तीसरा लंब और खींचेंगे तो तीसरा लंब देखो, यहां से ये शीर्ष से सामने की भुजा पर ये लंब डाल दिया आपने, लंब डाल दिया है। अब एक लंब तो ये है, एक लंब ये है, एक लंब ये है, तीनों मिलने चाहिए एक बिंदु पर। क्लियर है बात? तो तीनों एक बिंदु पर मिल जाएंगे। थोड़ा सा देखो एक बार, इसका मैं वापस से खींच देता हूं क्योंकि लाइनिंग के हिसाब से आपको सही दिख जाएगा वो। तो देखो, इसको अगर आप आगे बढ़ाते हैं तो ये लो आगे बढ़ा दिया, और इस पर ये लंब डाल दिया, ये लंब हो जाएगा। समझ गए बात को? अच्छा, अब बात ये है, एक शीर्ष लंब ये है और एक शीर्ष लंब ये और एक ये शीर्ष लंब। आप कहोगे टकरा ही नहीं रहे, डेफिनेटली टकराएंगे। क्लियर है बात? अगर नहीं टकराए तो इसका मतलब 90 डिग्री एंगल बनाने में हमने कोई ना कोई कलाकारी करी है। बाकी इनको तो टकराना ही होगा, इनके नसीब में टकराना ही लिखा है। तो देखो, ध्यान दीजिए, बात को सुनो। आगे बढ़ाई। क्लियर है बात? टकरा गए एक फिक्स बिंदु पर। क्लियर है बात? तो ये टकराएंगे ही, इनको टकराना ही पड़ेगा। तो जो लंब केंद्र होता है, ध्यान से समझ लीजिएगा, लंब केंद्र हमेशा कहां होगा? अधिकोण त्रिभुज था ये कौन सा था? अधिकोण त्रिभुज। तो अधिकोण त्रिभुज का जो लंब केंद्र है वो कहां बनेगा? 12 बनेगा।
बार भी किस साइड बनेगा, बार बनेगा बड़े कोण की तरफ, बार बनेगा बड़े कोण की तरफ, ठीक है। अच्छा देखो ये बड़ा कोण है, इसकी तरफ बना है, और परिकेंद्र में भी पढ़ा था हमने बार बनेगा, परिकेंद्र बनता है बड़ी भुजा की तरफ, तो ये अधिकेंद्र कोण है, अधिक कोण त्रिभुज है, और अधिकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा है, तो इसके सामने अधिकोण जो बनता वो इस साइड बनता, अधिकोण का जो परिकेंद्र है वो इस साइड बनता, और जो लंब केंद्र है वो इस साइड बनेगा। क्लियर है बात, लंब केंद्र इधर बनेगा बड़े कोण की तरफ, और परिकेंद्र बनेगा बड़ी भुजा की तरफ। याद दिलवा रहा हूं, आपको याद आ गई होगी बात। परिकेंद्र में देखो न्यून कोण त्रिभुज में, थोड़ा सा मैं लिख देता हूं यहां पर, ध्यान से सुनिए। देखो ध्यान दीजिए, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिकोण त्रिभुज। देखो समझिए, अगर बात करें अंतः केंद्र की, इन सेंटर, तो अंतः केंद्र कहां बन रहा था, भीतर बन रहा था, अंतः केंद्र कहां बन रहा था, भीतर। समकोण त्रिभुज में भीतर बन रहा था, और अधिकोण त्रिभुज में भी भीतर ही बन रहा था, अंतः केंद्र सारे के सारे भीतर बने थे। क्लियर है बात। अच्छा फिर बहिष केंद्र पढ़ा हमने, एक सेंटर, बहिष केंद्र सारे के सारे बार बन रहे थे, बहिष केंद्र कहां बन रहे थे, बार, पढ़ी थी क्या बात। और बहिष केंद्र बार बने थे, उसके बाद देखो, उसके बाद हमने पढ़ा था परिकेंद्र, तो परिकेंद्र न्यून कोण त्रिभुज में तो भीतर ही बने थे, न्यून कोण त्रिभुज में कहां बने थे, भीतर। समकोण त्रिभुज में बन रहे थे कर्ण के मध्य बिंदु पर, कर्ण के मध्य बिंदु पर, याद आ गई होगी बात। और अधिकोण त्रिभुज में बार, बार की साइड में बड़ी भुजा की तरफ। उसके बाद हमने पढ़ा केंद्रक, तो केंद्रक में न्यून कोण त्रिभुज में भीतर बने, समकोण त्रिभुज में भीतर ही बने, और अधिकोण त्रिभुज में भी भीतर ही बन रहे थे। ठीक है, रटना मत, समझना बातों को, समझोगे तो चीजें क्लियर होंगी, ऐसे क्लियर नहीं होंगी चीजें। उसके बाद बात करते हैं, देखिए अब लास्ट में हमने पढ़ा लंब केंद्र, तो लंब केंद्र की जब बात करते हो आप, तो लंब केंद्र में न्यून कोण त्रिभुज में तो भीतर ही बनेगा, ठीक है, लेकिन समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाले शीर्ष पर, समकोण बनाने वाले शीर्ष पर, और अधिकोण त्रिभुज में, अधिकोण त्रिभुज में बड़े कोण की तरफ बार, बार बनेगा, और किस साइड में बनेगा, बड़े कोण की तरफ। कर लेंगे कैलकुलेशन, कोई दिक्कत है किसी प्रकार की। आगे देखो, सुनो बात को तसल्ली से देख लीजिए। ठीक है, अच्छा तो देखो ये काम हमने कर लिया है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो बार बनेंगे बड़े कोण की तरफ, ठीक है, और ये बार बड़ी भुजा की तरफ परिकेंद्र बन रहा था, ठीक है, तो इन चीजों को अपने को पता होना चाहिए। चलो आगे वापस आ रहा हूं, ध्यान से समझिए, कहां बनना क्या बनना ये बात तो क्लियर हो गई। अब मैं वापस से देखिए इस चित्र में आ रहा हूं, तसल्ली से देखो, कई खट्टी मीठी बातें करेंगे इसके अंदर, आराम से देखो, प्यार से देखो। ए बी सी जो त्रिभुज है, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, ये पॉइंट है ओ। तो पहले तो मेरे को ये बताओ, ओ कौन से त्रिभुज का लंब केंद्र है, ओ है वो त्रिभुज एबीसी का लंब केंद्र है।
ओ है त्रिभुज एबीसी का लंब केंद्र है। मेरी बात सुनना, बहुत गहराई से कई बातें करेंगे, खट्टी मीठी करेंगे बहुत। अब मेरी बात सुनिएगा, इसमें अपने पास मैं 4 बिंदु बता रहा हूं। एक तो ए बी सी और एक ओ, 4 बिंदु हैं। 3 तो है त्रिभुज के शीर्ष, ध्यान दीजिए, 3 तो है त्रिभुज के शीर्ष और एक है लंब केंद्र। क्लियर है बात? अब मैं एक खास बात बता रहा हूं, मजेदार बात बता रहा हूं, उसको ध्यान से सुनना। इन चारों में से कोई भी 3 शीर्ष लेकर त्रिभुज बना लो आप, कोई से भी 3 शीर्ष लेकर त्रिभुज बना लो, चौथा जो बचेगा वो उसका लंब केंद्र होगा। पक्की बात है, क्या समझे? वापस से सुनना मेरी बात, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। किसी भी त्रिभुज, इसमें 4 शीर्ष लिए मैंने, ए बी सी, एक तो ये तो जो त्रिभुज बना रहे मेन त्रिभुज, और चौथा बिंदु लिया है ओ जो इनका लंब केंद्र है। अब मैं कह रहा हूं इन चारों बिंदुओं से कोई से भी 3 को ले लो जिससे त्रिभुज बन जाए। क्लियर है बात? चौथा जो बिंदु बचेगा वो उन तीनों से बनने वाले त्रिभुज का लंब केंद्र होगा। जैसे आपने ले लिया बीसीओ को, बीसीओ से त्रिभुज बन रहा है। पहले तो बीसीओ त्रिभुज कौन सा है देखो आप एक बार, ये रहा बीसीओ त्रिभुज, ये दिख रहा है क्या बीसीओ त्रिभुज? ठीक है, अब बीसीओ त्रिभुज है तो उससे लंब केंद्र कहां होना चाहिए? ए पर होना चाहिए। चेक करो प्यार से, देखिए तो बी से डाला गया लंब, लंब हो सामने की भुजा पर डालेगा। इस त्रिभुज में की बात करें तो इसके सामने की भुजा तो ये होगी क्या? तो सामने की भुजा को तो आगे बढ़ाना पड़ेगा, तो ये लो आगे बढ़ा दिया, तो इस पर लंब डल गया। बताओ लंब डला है कि नहीं डला है? समझ गए बात को? अच्छा, फिर सी से लंब डालेंगे तो सी के सामने की भुजा ये है, तो इसको आगे बढ़ाओ, इस पर लंब डाला तो ये लंब खिंचा हुआ है कि नहीं है? ठीक है, आप कहोगे सबसे थोड़ी आ गया। तीसरा बिंदु क्या है? ये ओ, इससे लंब डालेंगे तो इधर आएंगे। ठीक है, इसको तो पीछे बढ़ाएंगे तो तीनों एक बिंदु पर कट जाएंगे क्या? तो लंब केंद्र होगा कि नहीं होगा? क्लियर है बात? आराम से सुन लो, तसल्ली से सुन लो। ठीक है, हो गई बात क्लियर? अगर आपका मन हो कि भाई साहब, तो इसका मतलब यह है बीसीओ, त्रिभुज बीसीओ के लिए जो लंब केंद्र है वो कौन है? बीसीओ के लिए लंब केंद्र है ए। बात क्लियर है? कर पाएंगे कैलकुलेशन? अच्छा, चलो आगे देखिए। वैसे देखो, आपको जो जैसा लाइव में मजा आता है वैसा तो नहीं आएगा, क्योंकि मेरे खुद के फीलिंग नहीं आ रही है। ठीक है, मेरे अगर खुद के फीलिंग आए तो थोड़ा ज्यादा बढ़िया लगेगा। तो आपके कमेंट्स वगैरह आते रहते हैं उस समय, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो मैं जल्दी कोशिश करूंगा लाइव आकर के ही पढ़ूंगा आपको। ठीक है, रिकॉर्डेड में इतना ज्यादा मजा आएगा नहीं। चलो आगे देखिए और सुनिए बात को। तो ए है त्रिभुज बीसीओ का लंब केंद्र। आप अगर ये कहो और कोई सा लो जी, तो मैं ले लेता हूं, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया एसीओ, ले लिया त्रिभुज एसीओ। ध्यान से देखना एक बार, त्रिभुज एसीओ, ए बी सी है, ये ओ, ये पी था, ये क्यू था और ये आर था। देखो वापस से देखिए, ए सी ओ, कोई भी कंफ्यूजन रहे, कई लोगों को हो सकता है वो समझ में नहीं आया हो, तो यहां पर समझ में आ जाएगी बात। और एक बार दोबारा से उसको बता दूंगा, चिंता मत करो। देखो ए सी ओ, ए सी ओ ये त्रिभुज है क्या? त्रिभुज से सामने की भुजा पर जो लंब डाला जाता है, तो जैसे ये शीर्ष है, इसके सामने की भुजा कौन सी है? ये है क्या? तो इस पर लंब डाल दिया, ये लो, आप कहोगे ये हो गया लंब। बिल्कुल सही बात है, लंब है। इस ओ से डाल दिया, फिर सी से डालेंगे तो सी के सामने की भुजा कौन सी? इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज की सामने की भुजा ये है। इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये आएगी, आगे बढ़ाने पर लंब डालेगा। समझ गए बात को? तो ये लंब इधर आ गया, ये लंब इधर आ, इसको आगे बढ़ाने पर इधर कटेगा कि नहीं कटेगा? लंब, दो लंब जिस बिंदु पर, तीसरा भी इसी पर कटेगा। अब आप कहोगे तीसरा क्या पता कटे कि नहीं कटे, तो तीसरा शीर्ष ये है क्या? तो इसके सामने की भुजा कौन सी हो गई? ये हो गई। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो देखो ये लंबी तो आ रहा है, ये हो गई बात क्लियर? तो कोई से भी 3 बिंदु ले लो जिससे त्रिभुज बनता हो, चौथा उसका लंब केंद्रीय होगा। तो एसीओ ले लिया, इसका लंब केंद्र क्या होगा? बी होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत है किसी प्रकार की? अच्छा, तो देखो
आराम से तसल्ली से सुन लीजिएगा। जो भी कंफ्यूजन है किसी प्रकार का और क्लियर कर देता हूं। आदि कोण त्रिभुज में देखो मैं हाथ से खींच करके बता देता हूं, उसमें वैसे उस माप से सॉफ्टवेयर से खींचने के चक्कर में हो सकता है कुछ लोगों को समझ में नहीं आए हो, तो मैं एक बार मेरी तरफ से वापस से खींच करके बता देता हूं। देखो ये जैसे ये कोई अधिकोण त्रिभुज है, ठीक है। अगर आप इस पर सामने की भुजा पर लंब डालोगे यहां से, तो लंब इधर तो डलेगा नहीं, इधर बढ़ाना पड़ेगा आगे, तो इसको मैं आगे बढ़ा देता हूं। आगे बढ़ाएंगे तो इस पर ये लंब डाल दिया, ठीक है। अच्छा, और इससे भी लंब डाल दिया, इससे भी डालो, ये लो इससे भी लंब डाल दिया। आप कहोगे इससे भी डालो, तो इससे डालेंगे तो सामने की बजाय ये है, इसको आगे बढ़ाओ, ये लो बढ़ा दिया, इस पर भी लंब डाल दिया। तीनों लंब जिस बिंदु पर मिलेंगे वो लंब केंद्र होगा। तो तीनों लंब कैसे मिलेंगे? इसको भी आगे बढ़ाओ, इसको भी आगे बढ़ाओ, इसको भी आगे बढ़ाओ। बेईमानी से जरूर मिलाया मैंने, लेकिन डेफिनेटली माप से करोगे तो डेफिनेटली मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये बात थी लंब केंद्र की। अब लंब केंद्र की खास बात और सुनो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उसको भी तसल्ली से सुन लो। क्या है? जैसे ये कोई त्रिभुज है आपका एबीसी, और इस पर लंब डाल दिया, इस पर लंब डाल दिया। लंब जिस बिंदु पर मिलेंगे उसको क्या कहते हैं? लंब केंद्र कहेंगे। क्या कहेंगे? लंब केंद्र, ठीक। अच्छा, अब देखो ये लंब केंद्र है, तो मेरी बात सुनना, ये जो चतुर्भुज है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। तो 360 डिग्री में ये तो 90 है, ये भी 90 है, तो इन दोनों का योग कितना होगा? 180। इन दोनों का योग 180 होगा, तो 360 होता है। 360 में अगर ये 180 है तो ये भी कितना होगा? 180 होगा। ये भी दोनों कितना हो जाएगा? 180 होगा, ठीक है। क्लियर है बात? और जैसे मान लो, तो अगर ये मान लो ए है, तो ये हो जाएगा 180 माइनस ए, क्योंकि दोनों का योग 180 होना चाहिए। तो 180 में ए तो ये आ गया, बचाएगा 180 माइनस ए। इसका मतलब ये 180 माइनस है, तो ये भी 180 माइनस है। कौन सा एंगल हो गया? ये शीर्षाभिमुख कोण हो गया। कौन सा हो गया? शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। कर लेंगे कैलकुलेट, तो ये आ जाएगा शीर्षाभिमुख कोण, ठीक। अच्छा, तो ध्यान देना, लंब केंद्र और शेष शीर्ष पर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। लंब केंद्र और शेष शीर्ष पर बने कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होगा। क्लियर है बात? कर पाएंगे कैलकुलेशन? तो देखो, अगर मान लीजिए आपने ये दे रखा है 50 डिग्री का कोण, कितना डिग्री का दे रखा है? 50 डिग्री का कोण, और अगर ये लंब केंद्र है, ये 50 डिग्री का कोण है, अगर ये लंब केंद्र है तो ये कितने डिग्री का कोण आएगा? 130 आएगा, क्योंकि दोनों का योग 180 होना चाहिए। दोनों का जो योग है वो कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है बात? कर पाएंगे कैलकुलेशन? अच्छा, अब इसके बाद देखिए और सुनो, अगर यही 50 डिग्री का कोण दे रखा होता, लेकिन ये परिकेंद्र होता, अगर ये परिकेंद्र होता तो जस्ट डबल होता, मतलब कितने डिग्री का हो जाएगा? 100 डिग्री का होगा, ठीक है। हो गई बात क्लियर? अच्छा, फिर आगे देखिए और सुनो, अगर मान लो ये अंतः केंद्र होता, तो ये 50 है, तो इसके आधे से 90 डिग्री ज्यादा होगा, तो 90 से इसका आधा मतलब 25 ज्यादा, तो 90 और 25 कितना हो जाएगा? 115 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर ये बहिष केंद्र होता, अगर ये बहिष केंद्र होता तो 90 से 25 कम होता, तो 90 माइनस 25 बराबर कितना हो जाएगा? 65 हो जाएगा। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, क्लियर हो रही है बातें? यानी सवाल कोई सा भी मिले, ऑप्शन सारे मिलेंगे। सवाल कोई सा भी मिले, ऑप्शन आपको सारे मिलेंगे। तो पहले तो याद कर लो, क्योंकि अभी मैं कुछ सवाल पूछूंगा आपको, ठीक है। कुछ सवाल मैं पूछना चाह रहा हूं आपको, तो वो क्लियर होने चाहिए, ठीक है। ऐसे खट्टी मीठी बातें बिल्कुल नहीं चलेंगी। तो ये दोनों का योग 180 होगा, कब? जब लंब केंद्र हो। लंब केंद्र हो तो दोनों का योग 180 होगा, तो 50 है तो आ जाएगा 130।
और परिकेंद्री में होता है जस्ट डबल। परिकेंद्र में जो कोण होगा वो जस्ट डबल हो जाएगा। और अंतः केंद्र में इसके आधे से 90 डिग्री ज्यादा होगा, तो 50 का आधा 25 होगा, 25 से 90 डिग्री ज्यादा करेंगे 115 आ जाएगा। फिर 90 से 25 कम करेंगे 65 डिग्री आ जाएगा। बताइए कोई परेशानी है तो कर लेंगे कैलकुलेशन, हो जाएगा काम। अच्छा, तो देखिए कर लिया ये काम हमने, हो जाएगा हिसाब किताब। तो देखो अभी बहुत सारी बातें बाकी है, लंब केंद्र में कई चीजें और भी पढ़नी अपने को, लेकिन हमने कुछ बातें मोटा मोटी जो करनी थी वो हमने कर ली है। ठीक है। अच्छा, लंब केंद्र से वृत्त नहीं बनता, ध्यान रखना, लंब केंद्र से वो वृत्त नहीं बनेगा। ठीक है। अच्छा, और एक खास बात और सुनिए, ये जो शीर्ष लंब है, ये शीर्ष लंब है, ये शीर्ष लंब है। शीर्ष लंब के जो खींचे गए उनके जो आधार हैं उनको अगर मिला दो तो आप, तो इसको बोलेंगे ऑर्थिक ट्रायंगल, या फिर पेडल ट्रायंगल भी बोलते हैं। इसके बारे में कुछ आगे चलने के बाद बात भी करेंगे। ठीक है। और शीर्ष लंब की कुछ थ्योरम भी है जो आगे चलने के बाद हम पढ़ेंगे, लेकिन वो पढ़ने से पहले अपने को कुछ प्रैक्टिस की नीड है, क्योंकि ये प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो चीजें क्लियर नहीं होंगी, चीजें क्लियर नहीं होंगी तो आगे के सवालों को आप क्लियरली समझ नहीं पाओगे। क्लियर है बात? इसलिए सबसे जो पहला काम है वो हमारा ये है कि आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करवाई जाए। क्लियर है बात? तो प्रैक्टिस के लिए वही कुछ मैंने स्लाइड्स बनाई है, तो स्लाइड्स के लिए टाइपिस्ट तो अवेलेबल नहीं था, मैंने हाथ से ही बनाई है थोड़ी, तो थोड़ा सा मैनेज करिएगा। ठीक है। हाँ, तो अब मैं स्लाइड स्टार्ट कर रहा हूँ, तैयार रह जाइए और फटाफट फटाफट बताना है। ठीक है, स्माइल करते रहिए और बताते रहिए। चलो ठीक है, ठीक है, मैं स्लाइड स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, धन्यवाद।